नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसी, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मपुर। तो आज हम आप लोगों को बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे जो कि बीपीएससी द्वारा बार बार रिपीट होते हैं। उन प्रश्नों को देख लेते हैं, है ना। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, वो किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैशेषिक दर्शन में, जो कि ऋषि कणाद के द्वारा जारी किया गया था, या हम कह सकते हैं रचा गया था। तो दूसरा प्रश्न है कि अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाना जाता है? तो अपने शिलालेखों में अशोक समानता प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में सुश्रुत जाने जाते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कि कौन से बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे? तो गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे बंदरगाह, वो भडोज, कैम्बे और ताम्रलिप्त थे। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो नान्य देव था। ठीक है। फिर आता है हमारा, किसने सर्वप्रथम पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? विम कैफसिस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है ना। तो यह किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली संगति कहाँ हुई थी? पहली संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह, जिसको हम राजगीर भी बोलते हैं, वहाँ पे पहली बार संगति हुई थी। फिर आता है हमारा कि चीनी यात्री फाहयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी इनका नाम है। इनके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। किसने की थी? फाहयान ने। अगला प्रश्न आता है हमारा कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख पुस्तक में किया गया है। तो किस पुस्तक में किया गया है? इंडिका, जिसका नाम है मेगास्थनीज। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, जो कि मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। अगला प्रश्न आता है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था। अगला प्रश्न आता है हमारा कि किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता था। अगला प्रश्न आता है कि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था अग्रहार। अगला प्रश्न आता है हमारा कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था वो महामेघवाहन वंश या चेदी वंश से था। अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्लिक लगा है, इसका मतलब ये भी नाम है और ये भी नाम है। तो महामेघवाहन वंश को हम कह सकते हैं कि चेदी वंश के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न आता है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो क्या है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। फिर अगला प्रश्न आता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? प्रारंभिक मतलब शुरुआत की राजधानी कौन थी? तो गिरिव्रज राजगृह, गिरिव्रज राजगृह। फिर अगला प्रश्न आता है कि हमारा बोधिव्रज को किसने काटा था? बोधिव्रज को किसने काटा? तो गौड़ वंश के शशांक ने शैव मत का अनुयायी था। या हम कह सकते हैं कि बोधिव्रज को किसने काटा था? गौड़ वंश के शशांक ने, है ना। शशांक क्या है? हमारा नाम है, यानी कि जो गौड़ वंश के शासक रहे होंगे वो शशांक थे। या हम नहीं, गौड़ वंश के जो शशांक थे यानी कि शैवमत का अनुयायी था, उसी ने बौद्ध वृक्ष को काटा था। अगला प्रश्न आता हमारा कि नंद वंश के पश्चात किस वंश ने शासन किया? अब नंद वंश के बाद में मौर्य वंश ने शासन किया था। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। अगला प्रश्न आता है कि चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने
अध्ययन किया था। अध्ययन का मतलब है यहाँ पे स्टडी, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अध्ययन होगा और यह कट जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि हमारा वह सोर्स जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक, तो वह सोर्स, स्रोत बताना है, यानी कि स्रोत का मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है या उपलब्ध है, उसका नाम, उस किताब का नाम या उस सोर्स का नाम क्या है, इंडिका या मेगास्थनीज। अगला प्रश्न आता है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। अब सिकंदर को महान कहा गया है, तो उसका जो समकालीन था वो कौन था, घनानंद। मगध का कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था, वो घनानंद था। अगला प्रश्न आता है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल थे। अगला प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस का बना था। अब यहाँ पे कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो किसका बना था, भाई लकड़ी का बना था, है ना, किसका बना था, या कोई धातु पूछ रहा है या कोई मटेरियल पूछ रहा है, वही पूछ रहा है कि किसका बना था। अगला प्रश्न आता है कि बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग जो है आजीविका ने किया था या आजीविकों ने किया था। अगला प्रश्न आता है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। कौन से दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, वो सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य की बात करी जा रही है, उसके बाद स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था वो चोल साम्राज्य। यहाँ पे साम्राज्य पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अष्टप्रधान का जो गठन किया था वो किसने किया था, शिवाजी ने किया था। अगला प्रश्न आता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आता है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न आता है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। किस नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, सुल्तान जैनुल आबदीन, जो कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न आता है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो 12वीं शताब्दी। इससे पहले भोजपत्र और ताम्रपत्र प्रयोग करते थे। तो भारत में कागज का जो प्रयोग है वो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आता है हमारा कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, उसकी रचना किसने की, दीनबंधु मित्र ने। ठीक है। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर